हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो हमने हिस्ट्री का पढ़ा था उसमें हमने अपना टॉपिक शुरू किया था फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो में एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है वो उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, उन्होंने कौन सी मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, ये सारे क्वेश्चंस हमें बनते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अपने फ्रीडम फाइटर्स किए थे, जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ा था हमने, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, राजगुरु, सुखदेव। तो उससे आगे फ्रीडम फाइटर्स हम देखते हैं आज। फर्स्ट जो हम आज फ्रीडम फाइटर पढ़ेंगे डेट इज़ दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने सबसे पहले तो हमने पढ़ा था जब आईएनसी के बारे में पढ़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कांग्रेस वर्ड था वो इन्होंने दिया था। उससे पहले उसका नेम इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। इन्होंने यूनियन वर्ड को रिप्लेस किया था विद द कांग्रेस। तो सबसे पहले तो हमें यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इनके बारे में, ही वॉज फर्स्ट टू डिमांड स्वराज। हमने पढ़ा था कि 1906 में फर्स्ट टाइम जो स्वराज की डिमांड की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी इन कोलकाता सेशन इन 1906। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का सेशन हुआ था। जिसमें जो दादा भाई नौरोजी थे वो प्रेसिडेंट थे और इन्होंने स्वराज की डिमांड की थी। और हमने पढ़ा था कि स्वराज का मतलब क्या था। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि स्वराज की डिमांड के लिए ही होम रूल लीग मूवमेंट चली थी। किस मूवमेंट के द्वारा स्वराज की डिमांड की गई थी? होम रूल लीग मूवमेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें ये भी पूछते हैं कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने अपने स्लोगन के द्वारा स्वराज की डिमांड की थी। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म का ही अधिकार है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। नेक्स्ट इनके बारे में है, known as ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ग्लैडस्टोन। इनको इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन, जैसे दादा हमने पढ़ा ना, दादा, इनका नाम तो था नौरोजी, तो इनको दादा नेम दिया गया, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। और इनको एक हीरे के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ थी, हम बोलते हैं ना कि अगर किसी में बहुत ज़्यादा गुण हो तो हम बोलते हैं कि ये तो एक हीरा है, तो इनको एक हीरे के साथ कंपेयर किया गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन फ्रॉम लिबरल पार्टी। अब देखो हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है। जैसे हमारे पास इंडिया में लोकसभा होती है, लोकसभा मीन्स लोकसभा को भी हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं ना, जिसमें वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों द्वारा चुने गए हों। जैसे कि अगर हम बोले कि हमने इलेक्ट किया, लोकसभा में कौन होते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो एमपी होते हैं, हम लोग इनको वोट करके आते हैं, तो ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए इनको लोकसभा, जो लोगों के द्वारा चुनी गई सभा है। और इंडिया में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है। तो लंदन में एक हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर। कौन सी पार्टी से? फ्रॉम लिबरल पार्टी। जैसे हमारे भी यहाँ पार्टीज होती है ना कि कोई पर्सन किस पार्टी का कैंडिडेट है, इस तरह से। ही वॉज फर्स्ट टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश को ओवरऑल कितनी कमाई है और डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, उस देश में कितनी पॉपुलेशन है, तो इससे एवरेज निकाला जाता है कि पर पर्सन की जो इनकम है वो इतनी है। ठीक है, तो इन्होंने 1867-68 जो फाइनेंशियल ईयर था, जो 1867-68 फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इंडिया की पहली बार पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट की थी और वो कितनी आई थी? 20 रुपीज़।
₹20 आई थी, और जो कि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके द्वारा इन्होंने बताया कि किस तरह से जो अंग्रेज़ हैं वो भारत को लूट रहे हैं और भारत का जो धन दौलत है वो अपने देश में लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है एनी बीसेंट। एनी बीसेंट सबसे पहले तो ये आयरलैंड से थी। ये लेडी आयरलैंड से थी, जो कि इंडिया में रहती थी। इंडिया के कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, इसीलिए इंडिया में आके सेटल हुई। उसके बाद इन्होंने हमारे जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें बहुत बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। हमने इनके बारे में पहले एक पॉइंट पढ़ रखा है कि ये पहली लेडी थी जो कांग्रेस में एज अ प्रेसिडेंट चुनी गई थी 1917 में कोलकाता सेशन में। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी। बाल गंगाधर तिलक को उस मूवमेंट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो सेकेंड टाइम 1916 में मूवमेंट शुरू हुई थी वो एनी बीसेंट ने की थी, और इनकी अगुवाई के नीचे हज़ारों लोगों ने उस मूवमेंट को ज्वाइन किया, और तभी ये लाइमलाइट में आ गई। ये लेडी एनी बीसेंट लाइमलाइट में आ गई। लोगों को पता चला कि एनी बीसेंट नाम की एक लेडी है जो इतना अच्छा लोगों को मोटिवेट करती है और लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो कांग्रेस ने अपने अगले साल का जो सेशन होना था उसमें सोचा कि हम एनी बीसेंट को ही प्रेसिडेंट चुनेंगे, और 1917 में कांग्रेस का कोलकाता में सेशन हुआ। उन्होंने वहां पर उनको प्रेसिडेंट बनाया। इसके बिना इन्होंने क्या काम किए? शी फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूयॉर्क में फाउंड हुई थी। लोगों को कुछ अच्छी सी चीज़ें समझाने के लिए फाउंड हुई थी। इंडियन कल्चर के बारे में बताने के लिए फाउंड हुई थी। तो वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, एक समाज बना था, ठीक है, एक मूवमेंट चली थी, वो इंडिया में आ गए थे, इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, और इंडिया में उस मूवमेंट को आगे लेके गए एनी बीसेंट। एनी बीसेंट ने उसको आगे चलाया। शी इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज एंड स्कूल एट बनारस। सेंट्रल हिंदू कॉलेज और स्कूल बनारस में इन्होंने सेटअप किया था। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी ये। शी रोट अ लोटस सॉन्ग। इन्होंने एक लोटस सॉन्ग लिखा था एंड ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। हमारी जो हिंदू धर्म में भगवत गीता है वो संस्कृत हिंदी में है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली थी एनी बीसेंट। बहुत से लोगों ने ट्रांसलेट किया है उसको, उनमें से एक एनी बीसेंट भी थी। नेक्स्ट पर्सन बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो चलाई थी। ही वॉज नोन एज लोकमान्य। जब इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा माना, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। तो उसी दौरान महात्मा गांधी गेव हिम टाइटल। महात्मा गांधी ने इनको क्या टाइटल दिया? लोकमान्य, कि इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हमने पढ़ा था कि एक वैलेंटाइन शिरोल नाम के अंग्रेज थे, उन्होंने इनको क्या टाइटल दिया था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल एंड शिवा फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। अगर आप लोगों को पता हो कि महाराष्ट्र में एक गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें कि 9 दिन गणपति जी की पूजा की जाती है, देन उनको विसर्जित किया जाता है। पहले ये महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट होता था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में हर
सिटी में सेलिब्रेट होता है। तो जो गणपति फेस्टिवल था 1873 में स्टार्ट किया था इन्होंने। जिस तरह से गणपति फेस्टिवल होता है ऐसे ही होता है शिवा फेस्टिवल, जो एग्जैक्टली गणपति फेस्टिवल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। 1875 में ये स्टार्ट किया था, किन्होंने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अब इस फेस्टिवल को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था? उस टाइम पे जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई थी वो चल रही थी, ठीक है, और जो इंडियंस होते थे उनको मीटिंग्स करनी होती थी। उनको क्या करनी होती थी? उनको मीटिंग्स करनी होती थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको इकट्ठा नहीं होने देते थे, और जहाँ पर उनको पता चल जाता था कि कोई इंडियंस जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं किसी जगह पर इकट्ठा हो करके, तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लेते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई रिलीजियस फेस्टिवल शुरू करूं कि जो काफ़ी दिनों तक चले, और हम वहाँ पर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बहाने इकट्ठा हुआ करेंगे और वहाँ पर हमारे जो देश को आज़ाद करवाने की प्लानिंग है वो करेंगे। तो इस मोटिव से इन्होंने 2 फेस्टिवल शुरू किए थे, गणपति फेस्टिवल एंड शिवा फेस्टिवल। इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, द आर्किटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य। नेक्स्ट, बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है इनको, चटर्जी सेम चीज़ है। देखो चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, ये सारे बंगाल में जो सरनेम्स हैं वो पाए जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये सरनेम्स प्रोनाउंस नहीं करने आते थे, जो मतलब चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये पहले जो चटर्जी था ये चट्टोपाध्याय था, जो बैनर्जी था वो बैनोपाध्याय था, जो मुखर्जी था वो मुखरपाध्याय था। तो ब्रिटिशर्स को ना इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी, तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये जो सरनेम है वो इस तरीके से कुछ इजी वे में कर दिए जाएं, तो चट्टोपाध्याय का चटर्जी बन गया, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो या फिर चट्टोपाध्याय हो, सेम पर्सन है, कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने एक बुक लिखी थी आनंद मठ, जो कि एक नॉवल था। उसमें इन्होंने वंदे मातरम नाम का एक पोएम लिखा था, वंदे मातरम नाम की पोएम लिखी थी, जो कि आज हमारी इंडिया की नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पर्सन है रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, पैट्रियट मतलब एक देश भगत थे, ओके। सबसे पहले इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे हैं। ही रोट नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक तो हमारा जो जन मन गण है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो इन्होंने उस पार्टीशन का विद्रोह करने के लिए एक सॉन्ग लिखा था, अमार सुनार ये जो सॉन्ग था, इसी सॉन्ग को पूरे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में गाया गया था। और जो ईस्ट बंगाल है वो आज बांग्लादेश है। और मैंने आपको बताया था कि 1971 में बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बना था, और इन्होंने इसी ईयर में इस सॉन्ग को अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे हैं, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि इन 1930। इन्होंने 1930 में एक नोबेल प्राइज जीता अपनी बुक के लिए, गीतांजलि के लिए।
was awarded with knighthood award by Britishers in 1950. नाइट अवार्ड ब्रिटिश देते थे बाय ब्रिटिशर्स इन कौन सी फील्ड में? लिटरेचर में दिया जाता था। जैसे हमारे पास दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान अवार्ड, ठीक है, इस तरह से ऐसे ये अवार्ड जो हैं वो लिटरेचर में दिए जाते हैं। तो उस टाइम पे दिए जाते थे ब्रिटिशर्स द्वारा नाइटहुड अवार्ड। इन्होंने 1915 में वो अवार्ड मिला। जब 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना वो अवार्ड वापस कर दिया, अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अगेंस्ट दैट इंसिडेंट, which he returned back after जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नेक्स्ट पर्सन लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे ये पंजाब से थे, ही वॉज फ्रॉम पंजाब, इसीलिए इनको बोला जाता है शेरे पंजाब एंड पंजाब केसरी। ये दो इनको टाइटल दिए गए हैं या फिर इनके निक नेम्स हैं। ही इस्टेब्लिश्ड DAV कॉलेज लाहौर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। इन्होंने 3 न्यूज़पेपर चलाए थे, वंदे मातरम, द पंजाब एंड द पीपल। वंदे मातरम, द पंजाब, द पीपल, ये 3 न्यूज़पेपर इन्होंने चलाए। लाला लाजपत राय के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने जब स्वराज पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, जो कि कांग्रेस में से ही प्रो चेंजर्स निकले थे, उन्होंने मिलके बनाई थी। तो लाला लाजपत राय भी प्रो चेंजर्स में से एक पर्सन थे। और इनके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो उस साइमन कमीशन का विद्रोह किया था 1928 में। 1928 में लाठीचार्ज किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। उस लाठीचार्ज में इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसी लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1928। और हमने पढ़ा था भगत सिंह के केस में कि इनकी मौत का बदला किसने लिया था? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को किसको मारा था? सॉन्डर्स को मार दिया था। नेक्स्ट उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनका ही टाइटल था नॉन वायलेंट। तो इनसे ही प्रभावित हुए थे कौन? गांधी जी। इसीलिए गांधी जी भी जो थे वो कहते थे कि नॉन वायलेंस को ही अपनाना चाहिए। ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। 1905 में इन्होंने, सोसाइटी का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई संस्था स्थापित करना। सोसाइटी मीन्स कोई संस्था जो समाज को सुधारने का या लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करती थी। 1905 में पूना में इन्होंने एक संस्था फाउंड किया, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जिसमें कि बेसिकली ये यूथ को ही लेते थे। जो नौजवान देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते थे ये लोग। इसके बिना ये लोग एक और काम करते थे। जो ट्राइबल लोग होते थे, जो मतलब हमारे पास जो कबीले वाले लोग होते थे, उनको खाने पीने की दिक्कतें बहुत रहती थी, उनको खाने का सामान नहीं मिल पाता था, तो ये उनको खाने पीने की सहूलत भी जो थी वो प्रोवाइड करते थे। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन
1905 इन बनारस, बनारस में 1905 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। नेक्स्ट पर्सन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हमने काफ़ी पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इनको टाइटल, महात्मा गांधी, इनका जो रियल नेम था वो था मोहनदास करमचंद, मोहनदास था इनका, ठीक है। करमचंद इनके फादर का नेम था। जो गांधी जी थे इनका जो रियल नेम था वो था मोहनदास, ओके। इनको मोहनदास करमचंद, करमचंद इनके फादर का नेम था जो इनके नेम के पीछे लगा था। तो इनको बहुत से टाइटल मिले थे। सबसे पहले तो महात्मा का टाइटल दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था इनको महात्मा का टाइटल। इनको टाइटल मिला मलंग बाबा का, जो कि दिया था बाय द कबीलाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कबीले के लोग थे वो इनको बोलते थे मलंग बाबा। इंडियन टरेटर, टरेटर मीन्स सेंट, ठीक है, या फकीर, और फकीर बोला इनको विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने। इसके बिना हमने पढ़ा था कि इनको टाइटल दिया गया था हाफ नेक्ड सेंट। ये भी किन्होंने बोला था इनको? विंस्टन चर्चिल ने। और इनको बापू या फिर फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था ये? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह किया इन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। यहाँ पर ना हम एक पॉइंट पढ़ेंगे पहले तो, कि जो महात्मा गांधी थे ये जब इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया था तो उन्होंने पहले इनको बोला कि तुम्हें इंडिया लेवल पर अभी कोई नहीं जानता है, तो तुम पहले छोटे छोटे गांव में जा कर के सत्याग्रह करो और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाओ। तो इन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है और इसको ब्लू इंडिगो रिवोल्ट भी बोला जाता है। ये नेम कैसे पढ़े बताती हूँ। ये इसको बोला जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन जो एक्चुअल नेशनल लेवल पे गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो था सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या किया था? गांधी जी ने 3 कथिया सिस्टम एबोलिश किया था। अब ये क्या था? चंपारण एक विलेज था यूपी में, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स से फोर्सफुली उनकी लैंड के 3/20 पार्ट पर ब्लू इंडिगो जो डाई थी वो कल्टीवेट करवा रहे थे। 3 कथिया सिस्टम में क्या था? ब्रिटिशर्स फार्मर से चंपारण में फोर्सफुली 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड पर ब्लू इंडिगो डाई कल्टीवेट करवा रहे थे। ब्लू इंडिगो डाई थी, जैसे हम कपड़े को रंग देते हैं ना, तो उस टाइम पे ब्लू कलर की डाई होती थी। वो क्या था कि उसको जब ज़मीन में बोया जाता था तो उससे जो ज़मीन थी वो बैरन बंजर हो रही थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा चीप थी मार्केट में। किसानों को उसे बेच करके अपना जो खर्चा था वो भी नहीं निकल पा रहा था। जो
उनकी कॉस्ट आती थी ऑन द कल्टीवेशन। तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो, तो उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी। गांधी जी वहाँ पर गए, उन्होंने कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे कि हम सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे और क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो गांधी जी ने फार्मर्स के साथ मिलकर रिवोल्ट किया और इस सिस्टम को ख़त्म करवाया इस जगह पर। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दूसरा जो सत्याग्रह था। अच्छा, इन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में किया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में एक मिल थी, अहमदाबाद इज इन गुजरात, वहाँ पर एक मिल थी जहाँ पर गांधी जी ने स्ट्राइक की। इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी भी बोला जाता है। यहाँ पर पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल की थी 1918। यहाँ पर क्या था, ही प्रोवाइड 32 बोनस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग टू मिल लेबर। क्या हुआ 1918 में अहमदाबाद में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। जब वो बीमारी फैली तो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, पैसा नहीं था उनके पास, काम नहीं कर पा रहे थे बीमारी की वजह से, तो पैसे की कमी हो गई, ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे थे और मर रहे थे। तो उस टाइम पे जो ये मिल थी उसमें जो लेबर थे उन्होंने अपने जो बॉस था या ऑनर था उसको बोला कि आप हमें पैसे दो ट्रीटमेंट के लिए या हमें कुछ बोनस प्रोवाइड करो जिससे हम अपना और अपनी फैमिली का इलाज करवा सकें। लेकिन जो मिल ऑनर था उसने मना कर दिया कि मैं आप लोगों को पैसे नहीं दूंगा। तो गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल की लेबर के साथ मिलके और उनको 32% बोनस दिलवाया फ्रॉम द मिल ऑनर। जो नेक्स्ट सत्याग्रह था इनका वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक विलेज था गुजरात में, यहाँ पर सत्याग्रह किया। इसको फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, हमने सरकार के साथ कोई कॉपरेट नहीं करना, ये बोला यहाँ पर लोगों को 1918 में। Here गांधी जी abolished taxes from farmers applied by Britishers। खेड़ा में जो फार्मर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1918 में वहाँ पर क्या हुआ कि वेदर कंडीशंस ख़राब हो गई, मतलब कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई तो ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, तो क्रॉप नहीं हुई, फसल नहीं हुई। अब फार्मर्स के पास कुछ था ही नहीं कि वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को टैक्स दे, लेकिन वो उनसे टैक्स मांग रहे थे, तो फार्मर्स जो थे वो प्रॉब्लम में थे। तो गांधी जी ने भी यहाँ पर टाइटल दिया था डू और डाई। यहाँ पर लेकिन हम इसको मानते नहीं हैं क्योंकि एक छोटे ऐसे विलेज में उन्होंने सत्याग्रह किया था, तो एक्चुअल जो डू और डाई का टाइटल हम मानते हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गांधी जी ने उनको कहा था डू और डाई, या तो करो या मरो, या तो वैसा ही करो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सरकार के साथ कोई कॉपरेट मत करो, उनको टैक्स ना दो, या फिर आप मर जाओ, भूख से मर जाओ, उनको टैक्स पे करते करते मर जाओ। तो यहाँ पर लोगों ने गांधी जी की बात मानी, सत्याग्रह किया और उन्होंने फार्मर्स के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ था उसको क्या किया, ख़त्म करवाया। उसके बाद ये तो थे गांधी जी के 3 सत्याग्रह जो उन्होंने इंडिया में किए थे विलेजेस लेवल पर अपना एक नेशनल स्ट्रगल शुरू करने से पहले। हम लोगों को पता है कि जो गांधी जी थे वो बाय प्रोफेशन एक वकील थे, एडवोकेट थे। लंदन से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे अपनी वकालत करने के लिए, एज अ एडवोकेट, अपना प्रोफेशन, अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए वो साउथ अफ्रीका में गए। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मतभेद किया जा रहा है, तो उन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। गांधी जी डिड सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या थी? जो इंडियन मैरिज थी या
नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस थी उसको वैलिड नहीं मानते थे, ठीक है, वहाँ पर। तो उस चीज़ के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और जो इंडियंस थे वहाँ पर रहने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी और पासेस चाहिए होते थे। तो 1907 में इन्होंने सत्याग्रह किया था और 1910 में ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस। तो जो हिंदू मैरिजेस थी या नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस थी उनको वैलिड नहीं मानते थे साउथ अफ्रीका में, तो उस चीज़ के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये सारी प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई थी, नटल कांग्रेस अफ्रीका में। एक उस टाइम में एक राइटर थे जिनका नेम था लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी जी जो थे लियो टॉल्स्टॉय के फैन थे। ही कंस्ट्रक्टेड अ टॉल्स्टॉय फार्म हाउस इन 1910 इन साउथ अफ्रीका। 1910 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म हाउस बनवाया था। इन 1915 में ही गॉट कंस्ट्रक्टेड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है 1915 में वो भी गांधी जी ने ही बनवाया। He returned back from Africa on 9 Jan 1915, celebrated as NRI Day in India every year. गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए काम करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने देश वापस जाऊं और वहां पर लोगों की हेल्प करूं। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी परमानेंटली वापस आ गए थे 9 जन 1915 को। इसी डे को हम हर साल NRI डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस आए थे इंडिया में। इन्होंने न्यूज़पेपर चलाए थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन एंड यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन, हरिजन एंड यंग इंडिया, इन्होंने 3 न्यूज़पेपर चलाए थे। इन्होंने बुक्स लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी जिसका नेम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और नेक्स्ट जो दूसरी इनकी बुक थी डेट वॉज द हिंद स्वराज। नेक्स्ट पर्सन सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू थी शी वॉज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको इंडिया की कोयल बोला जाता था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम यूपी। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था यूपी स्टेट से पहली बार वुमेन गवर्नर जो बनी थी वो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फीडर ऑफ डॉन। ये इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट जो पर्सन थे डेट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही फाउंडेड नेशनल कॉलेज इन पटना। इन्होंने पटना में नेशनल कॉलेज फाउंड किया। He was president of इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1962 में। नेक्स्ट पर्सन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। आर्किटेक्चर जो किसी चीज़ का नक्शा डिज़ाइन तैयार करते हैं तो इनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड ऑटोबायोग्राफी।
इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी और उस बुक को नेम भी दिया ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट पर्सन बी आर अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर थे ये डिप्रेस्ड क्लासेस, जो पछड़ी हुई जातियां थी, जो बैकवर्ड क्लासेस थी, ठीक है, उनके लीडर बने थे ये आज़ादी से पहले। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की थी। किसके द्वारा की गई थी ये? लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है एंड नोन एज मॉडर्न मनु। जो मनु है, मनु जो है ये लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो जो लॉर्ड विष्णु है उन्होंने क्या किया है? इस संसार का निर्माण किया है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। तो जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, तो इसलिए इनको बोला जाता है मॉडर्न मनु। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ये बुद्धिज़्म को मानते थे। अपनी लाइफ के बिल्कुल लास्ट में जाकर इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम पास किया था 1920 में और जॉब भी मिली थी इंडियन सिविल सर्विसेज में। 1920 में हम पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो थी वो चलाई थी। उस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जो मेन स्लोगन था वो ये था कि आप लोग ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दो, हॉस्पिटल्स में जाना बंद कर दो, उनकी जॉब्स छोड़ दो। तो उस मूवमेंट के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। द इंडियन स्ट्रगल वॉज हिज ऑटोबायोग्राफी। जो इंडियन स्ट्रगल इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम था। ही डाइड इन प्लेन क्रैश इन 1945। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था जब हमने इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ी थी, तो इनके मेजर पॉइंट्स जो हैं वहीं पर हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज ऑल्सो अ सिविल राइट एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो साउथ अफ्रीका में भी एक्टिव थे? तो उनका नेम था महात्मा गांधी। हमने अभी पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने आवाज़ उठाई थी किस चीज़ के खिलाफ? जो इंडियन मैरिजेस थी उनको लीगल नहीं माना जाता था, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, काले और गोरे में भेदभाव किया जाता था। हमने बचपन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में एक रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो जो इंडियंस थे उनको डॉग्स के साथ कंपेयर किया जाता था। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फेस की थी और इन्होंने वहाँ पर मूवमेंट चलाई थी एक नटल कांग्रेस नाम से। और उसी मूवमेंट से प्रभावित हो करके गांधी जी को केसर ए हिंद का टाइटल भी दिया था एक लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज नेम के पर्सन थे। उन्होंने गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो भी किया लोगों के लिए, उस चीज़ से प्रभावित हो करके लॉर्ड हार्डिंज ने गांधी जी को केसर-ए हिंद का टाइटल दिया था। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नटल कांग्रेस तो चलाई थी, नटल कांग्रेस चलाई थी जो कि एक पार्टी थी, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन नेम का न्यूज़पेपर चलाया था।
जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को बोला था कि आप इसमें अपने ओपिनियंस दो। केसरे हिंद टाइटल था, ये गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था। कब? जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन्होंने ये ब्रिटिशर्स को अपना जो टाइटल था वो रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ककोरी कॉन्स्पिरेसी? ककोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, द ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी वॉज कैरिड आउट इन 1925। ये ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो 1925 में हुई थी। अब जो ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी इसमें क्या था कि एक ट्रेन थी जिसका नेम था 8 डाउन पंजाब मेल। ये जो ट्रेन थी इसके द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे वो जो लूटा हुआ माल और टैक्स इकट्ठा किया होता था वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते थे। तो एक बार ये क्या हुआ कि 1925 में जब ये ट्रेन ककोरी जो कि एक विलेज है यूपी में वहाँ पर पहुँची तो क्या हुआ कि 4 इंडियंस थे, उन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया ये कह करके कि ये हमारा मटेरियल है और इस पर हमारा ही अधिकार है। और वो जो 4 पर्सन्स थे वो कौन सी मूवमेंट से बिलोंग करते थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन सी मूवमेंट से? HRA, विच मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? ककोरी इज अ स्मॉल विलेज नियर लखनऊ। ठीक है, बिल्कुल। वेयर द रॉबरी वॉज कैरिड आउट बाय HRA विच मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ठीक हैं, तो हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश? इनमें से किस पर्सन को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया था? तो वो पर्सन थे बाल गंगाधर तिलक। किस मूवमेंट के दौरान इनको बोला गया था? ड्यूरिंग द मूवमेंट होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि 1916 में शुरू की थी कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने। इस मूवमेंट के दौरान एक पर्सन ने जिनका नेम था वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने टाइटल दिया था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिन्होंने अपने विचारों से इंडियन लोगों को एक अनरेस्ट कंडीशन में डाल दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी? इनमें से कौन सी बुक है जो गांधी जी ने लिखी है? लाइट ऑफ इंडिया, नो। हिंद स्वराज, यस, ये लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भी गांधी जी ने लिखी है। तो आंसर होगा बोथ B and C इज आर आंसर, क्योंकि ये दोनों ही उन्होंने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हमने आज ही पढ़ा है कि ये क्या थी? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी। हमें और कोई बुक आए ना आए, अगर किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो वो हमें ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड नटल कांग्रेस? नटल कांग्रेस किसने इस्टेब्लिश की थी? सो द आंसर इज वल्लभ भाई पटेल, नो। सरोजनी नायडू, नो। जवाहरलाल नेहरू, नो। इनमें से कोई नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि महात्मा गांधी ने 1910 में अफ्रीका में गांधी जी ने सॉरी नॉट 1910, इट्स 1894, इट्स 1894। तो लिखा ही हुआ है ऑन 22 में 1894 गांधी जी एस्टैब्लिश्ड नटल इंडियन कांग्रेस एंड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव द राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। What was the name of the mother of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की मदर का क्या नेम था? पुतली बाई। और जो फादर थे
उनका नेम था करमचंद गांधी। हु किल्ड गांधी जी? गांधी जी को किसने मारा था? सो द आंसर इज नथुराम गोडसे। नथुराम विनायक गोडसे इनका पूरा नेम था। असैसिनेटेड गांधी जी इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में मारा था कब? 30 जनवरी 1948। जो गोडसे था वो एक एडवोकेट था ऑफ हिंदू नेशनलिज्म फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। वो एक हिंदू था और एडवोकेट था। कहाँ से बिलोंग करता था? पुणे से। जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑन, जो जवाहरलाल नेहरू थी उनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964। ही डाइड ड्यू टू हार्ड वर्क। और इनका जो क्रिमिनेशन था वो एक शांतिवन ग्राउंड में किया गया था जो कि यमुना रिवर के नियर है दिल्ली में। और जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी ऑफिस में डेथ हुई थी। ही डाइड इन ऑफिस। अब ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस में बैठे थे, काम कर रहे थे तब उनकी डेथ हुई। ऑफिस का मतलब कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1964 में, तो इनका कार्यकाल चल रहा था, उस दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो ये अभी तक के इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड ड्यूरिंग हिज ऑफिस या ड्यूरिंग हिज टर्म? तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। हु हैज रिटन द नॉवल आनंद मठ? आनंद मठ नॉवल किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। और इसी नॉवल में इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है। वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है जो कि आज हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? इट फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस, ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। इट फेवर्ड अ फेडरल सिस्टम, यस, इन्होंने एक फेडरल सिस्टम की भी डिमांड की थी। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनियल इलेक्टोरेट, यस, इन्होंने जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, कम्युनियल मतलब जो कम्युनिटी के बेसिस पे था, धर्म के बेसिस पे था, तो कम्युनियल इलेक्टोरेट इनको इन्होंने रिजेक्ट किया था। इट वॉज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये इस तरह का कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। तो पहले 3 पॉइंट जो थे ये ठीक हैं अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट। तो आंसर इज डी 1, 2, 3। मैंने नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था कि 1928 में जो हमारे इंडिया के सेक्रेटरी थे लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज दिया था कि अगर तुम लोग हमारी रिपोर्ट जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप एक अपनी रिपोर्ट बनाओ जिस पर हर धर्म के लोग जो हैं वो सहमत होने चाहिए। तो उस टाइम पे उन लोगों ने, कांग्रेस ने उनका वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक कमेटी बनाई थी नेहरू कमेटी, जिसके जो हेड थे वो थे मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको 11 पॉइंट रिपोर्ट बोला जाता है। 11 पॉइंट रिपोर्ट, ठीक है। इस 11 पॉइंट रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि जो हमारा इंडिया का आगे चल के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, हु इज़ ही? मतलब कि हमें ये एक पिक्चर दी हुई है, इन्होंने पूछा है कि ये कौन है। इस तरह के आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। आपको कोई पेंटिंग दी जा सकती है, उस पेंटिंग के बारे में आपको पूछा जा सकता है। आपको कोई हिस्ट्री में तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किसी पर्सन की फ़ोटो दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से भी हो सकता है कि आपको 4 पिक्चर्स दी जाएं, जैसे आपको 4 पिक्चर्स दी जाएंगी जिसमें कि लिखा होगा 1, 2, 3, 4 और नीचे 4 पर्सन्स के नेम होंगे।
और बोला जाएगा कि मैच करो कि इनमें से कौन सा पर्सन की कौन सी पिक्चर है, तो वो हमें मैच करना होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ये जो पिक्चर है वो है सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की ये पिक्चर है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था फ्रीडम फाइटर्स वाला, ये ख़त्म हो गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।